आपका अभी तक कितना बिल आया सबसे ज़्यादा? सबसे ज़्यादा मेरा 34,000 आया हुआ है, जो PMS होता है 1,20,000 पे। क्योंकि सर अगर कैलकुलेशन बेसिस पे देखें तो मतलब मेंटेन करने में उतना आपका एक्सपेंस नहीं है जितना गाड़ी चेंज करने में। सही बात, बिल्कुल। क्लच कितनी बार चेंज हो चुका है? सर क्लच इसका अभी तक एक बार ही चेंज हुआ है, और यहाँ तक कि इसमें आज भी एक अगर बल्ब भी बोले तो वो भी बाहर से नहीं लगा हुआ है। एथेनॉल की ब्लेंडिंग ज्यादा होने के बाद कुछ फ्यूल एफिशिएंसी में अंतर आया। इंजन खुल चुका है अगर मैं सरल शब्दों में कहूँ। हाँ, क्योंकि आपको पेडल दबाते ही एकदम रोड सुनाई दे रहा होगा, रोड, और उस हिसाब से गाड़ी चल भी रही है। आज की वीडियो काफ़ी स्पेशल होने वाली, क्योंकि एक स्पेशल गाड़ी है हमारे पास। काफ़ी लंबे समय से हम उस गाड़ी को देख रहे हैं, लेकिन हमने उसे इतना चला हुआ नहीं देखा है। कितना चला हुआ, इधर देखिए आप, ओडो में 2,34,920 किलोमीटर चल चुकी है। और यहाँ पर देखिए स्टीयरिंग में ये लोगो, ये है टाटा की गाड़ी। आइए बाहर से दिखाता हूँ। और ये है टाटा की ऑल्ट्रोज, और इनके जो ओनर हैं आज हमारे साथ जुड़े हैं। धनंजय जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है, और थैंक यू सो मच। आपने इतनी गाड़ी चलाई और हमें बताया, ताकि हम ओनरशिप एक्सपीरियंस आपका शेयर कर पाएं लोगों के साथ। सर मुझे ये बताइए, कब खरीदी थी ये गाड़ी सबसे पहले? ये नवंबर 2020 की है, तब से कंटिन्यू मैं इसे चला रहा हूँ, और चलाने में अभी तक मुझे ड्राइविंग में जो मजा आ रहा है चलाने में। अच्छा, मजा भी आ रहा है क्योंकि ऑन हाईवे काफी स्टेबल है, और स्टेबिलिटी के मामले में काफी अच्छी लगी। हैंडलिंग अच्छी है, कॉर्नरिंग अच्छी हो जाती है, और इस वजह से मैं इसको कंटिन्यू चलाते ही जा रहा हूँ। और ये पेट्रोल XC रिदम मॉडल है, XC वेरिएंट है। ये टायरों को देखकर आपको पता चल गया होगा, क्योंकि इसमें बेस वेरिएंट में पतले पतले टायर आते थे, और इन्होंने अपसाइज भी नहीं करवाया। क्यों? क्योंकि अच्छा माइलेज मिल रहा है इनको इन टायर से। और पिछले वाले जो टायर चले थे वो चले थे इनके 1 लाख किलोमीटर। हाँ, 1 लाख। अब मुझे एक बात बताइए सर, आपका क्या काम है जिसकी वजह से ये गाड़ी इतना चल जाती है? मैं एक्चुअली ऑटो इंडस्ट्री से बिलोंग करता हूँ। अच्छा। तो ऑटोमोटिव वही मार्केटिंग है। ओके। तो इन टू इन कस्टमर विजिट, तो ड्यूरिंग कस्टमर विजिट वो होती है, फिर पर्सनल विजिट भी इसी से होती है। बहुत बढ़िया। मतलब होम टाउन जाना, लखनऊ जाना, या फिर गोरखपुर तक जाना, और इसी से मैं ट्रिप भी करता हूँ। इस वजह से कंटिन्यू ये चलती रहती है। चलो अच्छी बात है। और मुझे एक बात बताइए कि इतनी रनिंग है तो जनरली लोग करते क्या हैं, CNG गाड़ी लेते हैं या फिर डीजल गाड़ी लेते हैं, और आप इसको पेट्रोल में ही चलाए जा रहे हैं। क्या चक्कर है? CNG के बारे में सोचा? CNG के बारे में एक बार सोचा था, बट मैंने एक्चुअली टाटा से एक्सटेंडेड वारंटी ली हुई थी इसकी, और मैं इसमें फिर आफ्टर मार्केट कुछ भी कराना नहीं चाह रहा था। आप देखे होंगे इंफोटेनमेंट सिस्टम एज इट इज़ है, मैंने कुछ भी चेंज नहीं कराया। और यहाँ तक कि इसमें आज भी एक अगर बल्ब भी बोले तो वो भी बाहर से नहीं लगा हुआ है। यहाँ इसमें फॉग लैंप नहीं आते थे, मैंने वो लगाया, वो भी एजेंसी से ही लगे हुए हैं। ओके, मतलब कि आप आफ्टर मार्केट कुछ भी काम इसमें करवाना नहीं चाहते थे? नहीं। लेकिन जब आप गाड़ी की तलाश कर रहे थे, आपको तो पता ही होगा कि मेरी रनिंग ज़्यादा, मेरा मार्केटिंग का काम है, मुझे इधर उधर जाना पड़ता है, तब उस टाइम पे नहीं सोचा आपने? मैं इस गाड़ी की बात नहीं कर रहा हूँ पर्टिकुलर, CNG में कोई भी गाड़ी इस सेगमेंट की। एक्चुअली 2020 में उस टाइम पे CNG की उतनी मतलब जो स्टेशन थे जितना आज फ्रिक्वेंट अवेलेबल हैं उतने अवेलेबल नहीं थे। और लाइन देख करके CNG पंप पे मेरा कभी भी हिम्मत नहीं हुई कि मैं उस पे जाऊं। और आज भी देखता हूं जब मैं ट्रैवल करता हूं एक्सप्रेस वे पे, तो आज भी 20-25 गाड़ियां लगी होती है CNG स्टेशन पे भरने के लिए। आप अगर आगरा की तरफ निकलो तो मथुरा पे लगेगी आगे, या आगे बढ़ो तो भी हर जगह, या आप नोएडा में कहीं भी रहो वहाँ पे भी यही हाल है। और पेट्रोल पंप में आपने पेट्रोल फिल कराया, 5 मिनट लगे निकल गए। मतलब आप फ्यूचर में भी कभी CNG नहीं लेंगे? नहीं, अभी तक तो मेरा कोई ऐसा इरादा नहीं है, या तो डीजल या तो फिर पेट्रोल पे ही। वैसे ये डीजल में भी आती है, CNG में भी आती है, पेट्रोल में भी आती है, और इनकी गाड़ी ना मेंटेन्ड है, मतलब कि चमका के रखी है। ऑल ओरिजिनल तो नहीं कह सकते, क्योंकि मुझे लग रहा है कि ये बम्पर, ये बोनट, बम्पर पेंट हो चुके हैं। मैं कहना चाह रहा था कि ये काम सर्विस सेंटर का हुआ है, ठीक है। ये थोड़ा सा कुछ डेंट था, मतलब आगे तो वहाँ तो पूरा ही रिप्लेस होता है, तो वो और ये इन्होंने चेंज किया। और ये फेंडर मैंने बाहर कराया हुआ था। ओके, अलग अलग हो रहे हैं, मतलब आपने एक जगह से काम नहीं कराया तो उसका दिख रहा है साहब के साथ। मुझे ये लग रहा है ना, ये वाला फेंडर अलग है। हाँ, ये फेंडर बाहर पेंट हुआ है ये। ओके। अब मुझे बताओ, अभी भी आपको कॉन्फिडेंस है इस गाड़ी में, लेकर कहीं पर भी चले जाएंगे? हाँ, मैं अभी भी लेके तो कहीं भी निकल जाता हूँ, मुझे पूरा कॉन्फिडेंस है। बहुत अच्छी बात। सिंगल हैंडेड गाड़ी, प्यार से चली हुई गाड़ी। मैं इसको बेचने की बात नहीं कर रहा हूँ, मतलब ऐसे ही मेंटेन करते हैं गाड़ी। तो अब सबसे बड़ी बात, चला कर देखते हैं कि ये गाड़ी चलती कैसी है, तब पता चलेगा कि सर ने कैसे रखी और कैसे मेंटेन करी है। आ जाइए। ओके,
तो चलाते हैं इस गाड़ी को। चलाते चलाते सर से पूछेंगे इसकी मेंटेनेंस के बारे में, कैसे ये मेंटेनेंस कर रहे हैं और कितना खर्चा आ रहा है, क्योंकि ये जानना ज़रूरी है। अगर आप अभी भी ऑल्ट्रोज खरीदने वाले हैं या टाटा का कोई भी प्रोडक्ट आप खरीदने वाले हैं जिसमें 1.2 लीटर का नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन है, तो आपको हेल्प होगी। स्टार्ट करते हैं। अब थोड़े से साइन पुराने वाले क्या है कि जब स्टार्ट हो रही है गाड़ी तो हल्का सा झटका मार रही है, ये क्या माउंटिंग की प्रॉब्लम है, क्या है? आई थिंक कोई माउंटिंग वीक होगी तो इनिशियल वो जर्क आ रहा है। बाकी उसके बाद काफ़ी स्मूथ है इंजन। हाँ, उसके बाद बिल्कुल ठीक है। अच्छा, मुझे ये बताइए कि ओवर द टाइम आपको ऐसा फील हुआ कि पावर लॉस हो रही है या फिर पहले के कंपैरिजन में उतनी बात नहीं है? कह रहा हूँ ऐसा तो मुझे अभी तक कोई फील नहीं हुआ, क्योंकि मैं इसको कंटिन्यू यूज़ कर रहा हूँ, तो मुझे ऐसा कोई पावर लैग इसमें अभी तक समझ नहीं आया कि कोई पावर लैग हो रहा है इसमें। ओके, 2020 की आपकी ये गाड़ी है जी, ठीक है, और एथेनॉल की ब्लेंडिंग ज़्यादा होने के बाद कुछ फ्यूल एफिशिएंसी में अंतर आया? मुझे ऐसा कुछ मतलब फील नहीं हुआ कि कुछ अच्छा। ज़्यादा मुझे ऐसे विजिबल हो रहा है। मैंने देखा है लोग बोल रहे हैं मार्केट में, कुछ लोग कह भी रहे हैं कि फ्यूल इकोनॉमी पे अंतर आया है, बट मुझे ऐसा कुछ फील नहीं हुआ है इसमें। अब ये बताइए सस्पेंशन वगैरह उन पे काम हुआ है कोई? नहीं, अभी तक इसमें सस्पेंशन पे कोई भी काम नहीं हुआ है। अच्छा, स्टीयरिंग रॉड वगैरह कुछ नहीं? नहीं, कुछ भी नहीं भाई साहब और स्मूथ चल रही है, ऐसा नहीं है कि कोई दिक्कत वाली बात है। जैसे ये गाड़ी पहले चलती थी मुझे वैसे ही फील हो रहा है, क्योंकि जिस हिसाब से उठी और जिस हिसाब से बिहेव कर रही है वो लगभग वैसा ही। इसमें एक इशू नॉइज़ का था, थोड़ा सा केबिन नॉइज़ का। अब मैंने बात की अल्टोस देखी, उसमें काफ़ी उन्होंने इम्प्रूव किया हुआ है। ओके, बट ये पहले वाला मॉडल है तो इसमें अभी भी एज इट इज़ ही है। जब प्रोडक्ट मैच्योर होते रहता है ना तो ये इम्प्रूव करते रहते हैं। अब बात करेंगे सर्विस कॉस्ट की। आपका अभी तक कितना बिल आया है सबसे ज़्यादा? सबसे ज़्यादा मेरा 34,000 आया हुआ है, जो PMS होता है 1,20,000 पे। हाँ, उसमें बिल आया हुआ है, जिसमें टाइमिंग से रिलेटेड काम होता है, फ्यूल पंप मॉड्यूल, गाइड रेल और टाइमिंग चेन। तो Okay. उसमें है, क्योंकि उसमें 34 में मेजर पार्ट एक तो रेगुलर सर्विस है उसका, और साथ में एडिशनल जो टाइमिंग से रिलेटेड वर्क है। तो समझ गया, उसमें तो वो तो जायज़ है, वो तो होना ही है। हाँ, उसमें लेबर कॉस्ट भी लग जाती है थोड़ी सी। और स्मूथ चल रही है यार, और पावर भी है, सफिशिएंट पावर है, मतलब आपको फील नहीं होगा कि इतनी गाड़ी चली हुई है। और एसी वगैरह कैसा काम कर रहा है? सर, एसी तो चिल्ड कर देता है। मुझे एक इशू इसमें अभी फेस हो रहा है, ये इतना चिल्ड हो जाता है, इसमें आइस फॉर्म हो जा रही है, वो मुझे दिखाना है। ओके, और आइस फॉर्म हो जाती है, और अगर आप सिटी में चल रहे हो तो पता नहीं चलेगा, लेकिन जब आप हाईवे पे लेके निकलते हो 1 घंटे 2 घंटे कंटिन्यूअस एसी ऑन रहता है, उसके बाद उसमें हवा जो एयर का फ्लो है वो कम हो जाता है, तो आपको थोड़ी देर कंप्रेसर बंद करना पड़ेगा, तब वो मेल्ट होता है, उसके बाद फिर एयर आनी, फिर दोबारा से आप कंप्रेसर ऑन करो तो फिर आनी स्टार्ट हो जाती है। ये मुझे इसलिए पता चला कि इसमें आइस फॉर्म हो रही है, क्योंकि मैंने फिर फैन 4 पे कर दिया था, 4 नंबर पे, तो थोड़ी देर बाद कुछ डक्ट्स में से आइस बाहर निकल करके आई। अच्छा देखो, गर्मियों के मौसम चालू होने वाले हैं और इस गाड़ी की अच्छी बात ये है कि इसका एसी अभी भी इफेक्टिव है, काम कर रहा है, कूल कर रहा है गाड़ी को। लेकिन इसको और भी ज़्यादा इफेक्टिव और रिफ्रेशिंग बनाने के लिए हमने इस गाड़ी में यूज़ करा है इन्वॉल्व 1 का मोजितो लेमन, जिसमें आपको चिलिंग फ्रेग्रेंस मिलेगी। आपकी गाड़ी में कूलिंग इफेक्ट आ जाएगा, आपको ऐसा लगेगा कि आप कोई कूल ड्रिंक पी रहे हैं, लगभग इस टाइप का। और गर्मियों में ये ज़्यादा सेंसिबल है, आप ज़रूर ट्राई करना। और अगर आपको परचेज़ करना है तो नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, और QR कोड आ रहा है यहाँ पर, आप वहाँ पर भी चेक कर सकते हैं। इनके बहुत टाइप के परफ्यूम आते हैं और आपको चेक करने चाहिए। कोई इसको लॉन्ग टर्म के लिए ले रहा है, मतलब 4 साल 5 साल रखने के लिए, तो वो एक्सटेंडेड वारंटी ज़रूर ले, क्योंकि वो काफ़ी बेनिफिशियल रहती है। जैसे मेरे छोटे मोटे इशू अगर कुछ आए हैं तो टाटा में एज ए फ्री ऑफ कॉस्ट अगर आपका रेगुलर मेंटेन है तो वो चेंज हो जाते हैं, उसमें कोई कंसर्न नहीं होता। कुछ भी मुझे लगता है कि अब ये दिक्कत कर रही है, आवाज़ में चेंज है या कुछ बिहेवियर में चेंज है, तो मैं जो सर्विस होती है PMS वाली, उसमें मैं उसको विज़िट करके वो इशू रिजॉल्व कराता हूँ। रिसेंटली जो अभी सर्विस हुई थी उसमें मुझे ऐसा लग रहा था ठंड के टाइम में इसका इंजन टेम्परेचर 2 की बजाय 3 रह रहा था, तो मैंने विज़िट किया, मैं कहा ठंड का है, बाहर 12-13 टेम्परेचर है और इंजन टेम्परेचर 3 चल रहा है, तो गर्मी में ये चलेगा नहीं, ओवर हीट हो जाएगा। फिर आपने क्या करवाया? तो उन्होंने रेडिएटर चेक किया उसको,
तो उसमें कूलेंट में उन्होंने आइडेंटिफाई किया कूलेंट का भी कम हो रहा है लेवल। और साथ में ऊपर का जो होज पाइप होता है वो तो गर्म रह रहा था, नीचे का गर्म नहीं रह रहा था, मतलब वो सर्कुलेशन नहीं हो रहा था। ठीक है। तो थर्मोस्टेट और रेडिएटर दोनों चेंज हुआ है उसमें। क्लच कितनी बार चेंज हो चुका है? सर क्लच इसका अभी तक एक बार ही चेंज हुआ है। जो पहला मैंने चेंज कराया था वो 1,59,000 के आसपास था, 159 पे, तब से गाड़ी चल रही है। और ये दिल्ली गुड़गांव ट्रैफिक में, कभी फरीदाबाद ट्रैफिक में ही चलती है। बहुत अच्छी बात है। और अभी ये फ्यूल एफिशिएंसी जो आप गाड़ी में देख पा रहे हैं ना, 16.8 किलोमीटर पर लीटर, ये इनकी गुड़गांव से नोएडा की है, जिसमें कालिंदी कुंज का 40 मिनट का जो है जाम है। और ये डेली आप गुड़गांव से इधर आते हैं? हाँ नोएडा। हाँ, मेरा डेली है गुड़गांव से नोएडा या फिर मानेसर, या मैं बीच में बावल भी जाता हूँ। तो बावल भी अंडर कंस्ट्रक्शन, ये तो मतलब मिक्स है, कुछ थोड़ा हाईवे, थोड़ा सा मतलब ट्रैफिक। और ट्रैफिक में ऐसा होता है कि 30-40 मिनट्स आपको 1-2 किलोमीटर का स्ट्रेच पार करने में लग जाते हैं। आपका गाड़ी चलाने का तरीका कैसा है, एक बार बताएंगे, थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे? सिटी में आप कैसे चलाते हैं और हाईवे पे कैसे चलाते हैं, हम कितनी मैक्सिमम स्पीड रखते हैं? गाड़ी को बहुत स्ट्रेस नहीं देता हूँ, सिटी में भी आराम से चलता हूँ। ऐसा भी नहीं कि कभी चलना होता है तो चलता हूँ, वैसे रेगुलर जो है वो नॉर्मल चलता हूँ बिना स्ट्रेस दिए हुए। तो इस तरह से व्हीकल चलता है। और हाईवे पे जो स्पीड मेंटेन रहती है वो एक्सप्रेसवे पे अराउंड जैसे लाइक यमुना एक्सप्रेसवे, तो लगभग 100 की लिमिट है, तो मैं 90 और 100 के बीच में ही रखता हूँ। और आगे उधर जिस पे 120 होती है उस पे 110 तक चलता हूँ। 1-2 बार इसे चला के देखा भी है, तो उसमें जो फ्यूल इकोनॉमी है वो आ जाती है बिलो 16 आ जाती है, 15-14 इस टाइप से आ जाती है, जब वो 3,000-4,000 RPM पे 5वें गियर में गाड़ी चलती है। तो जिस हिसाब से ये गाड़ी चल रही है ना, मैं जानने का इच्छुक था कि आप गाड़ी को चलाते कैसे हैं, क्योंकि बहुत ही सही कंडीशन में ये गाड़ी है। अभी भी गियर काफ़ी सॉफ्ट हो चुका है, काफ़ी स्मूथ हो चुका है। ये पहले थोड़ा बहुत टाइट होगा, हाँ, पहले बिल्कुल मक्खन। हाँ। और एक और अच्छी चीज़ लगी मुझे कि ओवर द टाइम इंजन भी स्मूथ हुआ है। और अभी सेकंड गियर में मैं उठाने की कोशिश कर रहा हूँ, उठाना इन द सेंस कि जब हम टर्न लेते हैं तो उसके बाद भी अच्छी पावर डिलीवरी दे रहा है। जनरली ऐसा होता नहीं है। इंजन में कुछ काम ऐसा कुछ मेजर या फिर कुछ ऐसा करवाना पड़ा हो बीच में? अभी तक गाड़ी सिर्फ जो PMS है बस वही हो रहा है, उसके अलावा कुछ भी नहीं हुआ है। इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड कोई दिक्कत आई इसमें? सर ये तो एक रिदम है, तो इसमें ऐसा कोई इशू ही नहीं है। और इन्होंने बताया कि बाहर से कुछ एक्स्ट्रा काम भी इन्होंने नहीं करवाया, गाड़ी बिल्कुल ओरिजिनल रखी है। इन्होंने टायर भी अपसाइज नहीं करवाया, ये सबसे बड़ी बात है। क्योंकि उसका भी एक रीज़न है, क्योंकि मतलब मोस्टली गाड़ी मैं ही रहता हूँ अकेले ही, तो मुझे ऐसी कोई रिक्वायरमेंट लगी नहीं, क्योंकि फ्यूल इकोनॉमी अच्छी दे रही है हाईवे पे और सिटी में। तो मैंने फिर अननेसेसरी इसको अपसाइज करवा के इसका फ्रिक्शन बढ़ जाएगा, फ्यूल इकोनॉमी गिर जाएगी, इसलिए मैंने करवाया नहीं। अच्छा, ऑल्ट्रोज को रिकमेंड करेंगे आप किसी को? हाँ सर बिल्कुल, अगर कोई हाईवे पे चलना चाह रहा है तो हाईवे पे काफ़ी स्टेबल है। और जैसे मैं ऑलरेडी 2 लाख प्लस चला चुका हूँ, तो मुझे तो ऐसा कोई भी इशू आया नहीं। तो डेफिनेटली जो सिटी ड्राइव और हाईवे ड्राइव पे दोनों के लिए लेना चाह रहे हैं और जिनकी ड्राइविंग बहुत एग्रेसिव नहीं है, वो इसको डेफिनेटली गो फॉर दैट। ऑल्ट्रोज टाटा मोटर्स का एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। और अभी जो ऑल्ट्रोज आ रही है एक्चुअल में अगर आप चलाकर देखेंगे, कभी पुराने वाले से अगर कंपैरिजन करने का मौका मिले तो काफ़ी रिफाइन हो चुकी है। उसमें सस्पेंशन भी बहुत अच्छे कर दिए हैं, ठीक है। और उसके साथ साथ केबिन के अंदर इंसुलेशन भी काफ़ी अच्छा कर दिया है, ठीक। डीजल इंजन का उसमें ऑप्शन आता है। ओनली एक ही डीजल इंजन वाली गाड़ी बची है हैचबैक सेगमेंट में। करेक्ट तो सर, बहुत ही सही गाड़ी है वो। और ये जो गाड़ी चला रहा हूँ ना, इसके बाद मुझे और भी कॉन्फिडेंस आ गया उसमें। और डिपेंड करता है कि किसके पास गाड़ी है, कैसे केयर करता है, उनका भी सर एग्जाम्पल है एक तरीके से देखा जाए। मतलब बिल्कुल अपने बच्चे की तरह पाला है गाड़ी को। और आप एडिशनल मेंटेनेंस वगैरह जैसे सर्विस सेंटर के अलावा और कुछ करते हैं आप? नहीं सर, सर्विस सेंटर के अलावा कुछ भी नहीं। यहाँ तक कि मैं लोगों को मना करूँगा जो बार बार वॉशिंग भी करवाते हैं, तो वो भी क्योंकि हार्ड वाटर सप्लाई होता है, तो वो मतलब जब बहुत नेसेसिटी हो तो ही आप वॉश कराएं, क्लीन कराएं हाई प्रेशर से। अच्छा, एक बात बताइए कि आपसे मैंने मैक्सिमम बिल के बारे में तो पूछ लिया, एक जनरल बिल कितने का आता है, कितने में हो जाती है इसकी सर्विस? सर लगभग 15,000 के आसपास। 15,000 आपको नहीं लगता कि ज़्यादा है इस गाड़ी के लिए?
सर देखो गाड़ी आपकी चल रही है और वियर एंड टीयर वाले पार्ट हैं, अगर ब्रेक शू आप देखोगे तो वियर एंड टीयर वाले पार्ट हटा दें तो फिर कितना है? वियर एंड टीयर अगर आप हटा दोगे सर तो सिर्फ ऑयल और ये सर्विस अगर आप देख लो तो ऑन एन एवरेज 8 to 10,000 होगा मोटी मोटा, क्योंकि गाड़ी चल रही है सर, कभी फिल्टर है, कभी ब्रेक शू है, कुछ ना कुछ रिक्वायर्ड होता है। शुरू में भी इतना ही आता था या फिर नहीं, शुरू में कम आता था सर। ये 40,000 तक तो कुछ भी नहीं था, 40,000 के बाद ही आना ये सब स्टार्ट हुआ है। अच्छा ये बताइए कि अभी और कितना रखने का प्लान है आपको लंबा? सर अभी तो मेरा इसको रखने का प्लान है, क्योंकि मेरा जो 240 वाली होती है PMS वो कराऊंगा। ओके। तो उसमें भी मैं अभी लगेंगे इसमें पैसे, तो उसके बाद मैं इसको चलाना चाह रहा हूँ कि 2, 4, 5 साल और इसको रखने के लिए। मतलब कि हो सकता है कि अगला हाँ जी जो 2-4 साल के बाद करें हम 5 लाख किलोमीटर का करें इसका है जी अच्छा मुझे बताइए कि आज की तारीख में आपको कोई गाड़ी खरीदनी हो, अभी भी आप ऑल्ट्रोज को सिलेक्ट करेंगे या फिर और कुछ आपकी चॉइस होगी इस प्राइस रेंज में? अगर इस प्राइस रेंज में मुझे जाना हो तो डेफिनेटली आई विल गो विद द अल्ट्रोज, बिकॉज बूट स्पेस, हाईवे ड्राइविंग कंफर्ट और रिलायबिलिटी की वजह से। बट अगर मुझे इससे ऊपर के सेगमेंट में जाना हो तो भी मैं जस्ट बीइंग एज ए टाटा ओनर तो मैं डेफिनेटली गो विद द टाटा। कोई स्पेसिफिक रीजन? स्पेसिफिक रीजन इज द बिल्ड क्वालिटी। अच्छा एक बात बताइए, सर्विस सेंटर का आज तक का आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा है? क्योंकि सुनने में आता है कि मतलब उतने एक्सपर्टीज वहाँ पर है नहीं या फिर कुछ ना कुछ दिक्कतें आती है, मतलब सेटिस्फेक्शन नहीं रहता कस्टमर का। आपका कैसा है? मैं एक्चुअली गुड़गांव में ही सर्विस कराता हूँ, वहाँ पे तो काफ़ी अच्छा है, वहाँ पे उनका सर्विस का कोई इशू नहीं है। आपको वहाँ पर खड़े रहने की जरूरत नहीं? मुझे रहने की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि सर्विस एडवाइज़र भी सेम है जो मेरा इनिशियल से अभी तक सेम बंदा करता आ रहा है, तो कोई भी कंसर्न होता नहीं है। अगर कभी छोटे मोटे कंसर्न हुए तो उन्होंने मतलब प्रायोरिटी बेसिस पे रिजॉल्व किया है। तो आपकी गाड़ी चल रही है 100% सेटिस्फेक्शन के साथ? जी सर। और आप मुझसे पूछें जी तो ये गाड़ी बहुत सही चल रही है जितनी ये चली है उसके हिसाब से, और इसमें आप CNG मत लगवाना। नहीं सर, CNG तो बिल्कुल नहीं अब क्योंकि देखो उतना एवरेज ठीक है, अगर आप कह रहे हैं कि आप गुड़गांव से नोएडा करते हैं और ये 16-17 का दिखा रही है तो बहुत सही है। क्योंकि सर मैं इसका मोटी मोटा मान के चल रहा हूँ, अगर मैं यहाँ पे दिल्ली NCR में चल रहा हूँ तो मतलब लास्ट जो इंडिकेटर होता है फ्यूल का वहाँ तक जो होता है उतने में मतलब लगभग 30 लीटर पेट्रोल मैं उस पर टॉपअप कराता हूँ, 30 आता है, तो मोटी मोटा 500 के आसपास चल जाती है। अच्छा, तो सिटी में 500 के आसपास, तो मैं मान के चल रहा हूँ ये लगभग 17 का देती है कैसे भी करके शहर में। कहीं ट्रैफिक हुआ, कहीं मूवमेंट हुआ, वो मिला के एवरेज जो आता है वो 17 का आता है। आप तो डीजल गाड़ियों को फेल कर रहे हैं। हाँ, छोटी गाड़ी में है, इतना तो दे रही है। बहुत सही चल रही है, मतलब कि जो रेवट्रॉन इंजन है 1.2 जी वो रिलायबल है और काफी लंबा चल सकता है। अब देखो मेरे सामने सर एक गाड़ी और भी है। अच्छा। जो टिगोर है जो चल रही है और 3 लाख से प्लस चली हुई है। ओके। वो मेरठ से गुड़गांव और फरीदाबाद चलती है, वो भी पर्सनली चलती है। अच्छा। सेम मेरी फील्ड में वो भी है। पेट्रोल है? पेट्रोल है, उन्होंने CNG उन्होंने लगवाया हुआ है। ओके, आफ्टर मार्केट CNG लगी हुई है और सेम 1.2 इंजन है जो चल रहा है उसमें 3 लाख से ऊपर। और आप इसको 4-5 साल और रखना चाह रहे हैं, मतलब कि 4-5 साल में आपकी रनिंग 5 लाख किलोमीटर तक हो सकती है, उसके लिए भी आप कॉन्फिडेंट हैं? कॉन्फिडेंट है सर, क्योंकि सर अगर कैलकुलेशन बेसिस पे देखें तो मतलब मेंटेन करने में उतना आपका एक्सपेंस नहीं है जितना गाड़ी चेंज करने में। सही बात, बिल्कुल। और ये बिल्कुल परफेक्टली चल रही है और अभी तक सस्पेंशन का काम नहीं आया, ये बड़ी ताजुब की बात है। मतलब कि वो पार्ट्स भी रिलायबल हैं, कहने का मतलब बिल्कुल। और ऐसा कोई मतलब अजीब सा बिहेवियर नहीं है गाड़ी का जैसे सस्पेंशन में कुछ दिक्कत होने के बाद होता है, बिल्कुल परफेक्टली चल रही है। बिल्कुल है सर, अभी मैंने चेक भी करवाया था, मैं कहा देख लो सर्विस में सस्पेंशन ठीक है कि नहीं, क्योंकि मैं भी थोड़ा कभी सोचता हूँ यार पार्ट खराब तो नहीं हो, इतनी चल गई है। तो देखा, उन्होंने देखा क्या, नहीं बिल्कुल ठीक है, कहीं कोई लीक नहीं है, कुछ नहीं है, सब कुछ ठीक है। मैं तो अभी सर इससे प्लान कर रहा था आगे भी ट्रिप करने के लिए, इसको लेकर के भी फिर कहीं जाने के लिए कि पहाड़ों पे लेके निकलूं इसको विद फैमिली। हाँ, जा सकते हो, क्योंकि परफॉर्मेंस अच्छी है ना। ये पैडल का रिस्पॉन्स काफ़ी अच्छा दे रही है।
और ये मतलब इंजन खुल चुका है, खुल अगर चुका मैं सरल शब्दों में कहूँ, हाँ, क्योंकि आपको पेडल दबाते ही हाँ। एकदम रोड सुनाई दे रहा होगा। रोड और उस हिसाब से गाड़ी चल भी रही है। और हाँ। दूसरा कोई मतलब ऐसे साइंस नहीं है कि इसका दम घुट रहा है या फिर कुछ हो रहा है, वहीं से ये पिक कर रही है। और पेडल आपको जैसे प्रेस कर रहे होगे तुरंत पावर डिलीवरी मिल रही होगी। अब देखो उस टाइम पे इंसुलेशन उतनी अच्छी नहीं थी, हाँ, ठीक है। आज की तारीख में अगर आप गाड़ी लेते तो आपको मिलेगी, क्योंकि नई गाड़ी इंप्रूव हो चुकी है। बस वो ही है एक कि बाहर की आवाज़ आ रही है। हाँ। दूसरी चीज़, आपने अगर टायर थोड़ा सा सॉफ्ट कंपाउंड वाले लगाए होते तो तब भी रोड नॉइज में काफ़ी अंतर आ जाता है। आपने ऐसे लगाए हैं टायर की आपको ज़्यादा चले जो हाँ। लाख किलोमीटर तक आपको बदलने की ज़रूरत ना पड़े। तो हार्ड कंपाउंड और सॉफ्ट कंपाउंड की वजह से थोड़ा बहुत रोड नॉइज में अंतर आ जाता है। अब ये टायर मैंने इसलिए लगाए थे, मेरी रनिंग ज़्यादा है तो रनिंग कॉस्ट कम हो जाती है इस पे। हाँ। और दूसरा ये है कि ये टायर मतलब हार्ड कंपाउंड है तो जल्दी से छोटी मोटी कील अगर कुछ लगती है तो लगता नहीं है। हाँ, तो ये है जी टाटा ऑल्ट्रोज का 2 लाख प्लस का एक ओनरशिप एक्सपीरियंस। और हो सकता है कि अगला भी आए इसका अगले 2-3 सालों में, क्योंकि ये गाड़ी मुझे लिटरली चलाने में काफ़ी अच्छी लगी है। और इसको मैं देखना चाहूँगा कि और 3 लाख चलने के बाद, 4 लाख चलने के बाद ये कैसा बिहेव करती है। अभी तक सब कुछ ठीक है, क्लच चेंज हुआ है और माउंटिंग चेंज हुई है और सस्पेंशन वगैरह कुछ चेंज नहीं हुआ है। जो वियर एंड टियर वाले पार्ट हैं वो भी पूरे चेंज नहीं हुए, और जो नॉर्मल सर्विस होती है वही है। थोड़ा सा एक्सपेंसेस ज़्यादा साइड में है, क्योंकि हो सकता है कि सर्विस के जो बिल में है फालतू चीज़ें ऐड कर रहे हों उसकी वजह से, क्योंकि इतना होना नहीं चाहिए। अगर वियर एंड टियर वाले पार्ट नहीं हैं तब आपका जो बिल है 5 से 6 हज़ार का आना चाहिए। तो आप लोग भी अगर प्लान कर रहे हैं 1.2 लीटर के रेवेट्रॉन इंजन वाली गाड़ी, तो ये सारी रिपोर्ट आप लोगों के साथ है। ओनर खुश हैं, अपनी गाड़ी को अभी भी चलाना चाहते हैं, और ये एक बहुत बड़ी बात है। तो थैंक यू सर आने के लिए, थैंक यू सो मच रवि जी। गाड़ी का एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए। और काफ़ी अच्छी चल रही है, काफ़ी अच्छा लगा आपसे मिलके, और जल्दी आपसे मुलाकात होगी। जल्दी मतलब 2 साल बाद। बिल्कुल सर। चलो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं बहुत जल्द आपसे एक नई वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, ख्याल रखिए अपना, भारत माता की जय, और थैंक यू सर अगेन। ओके, थैंक यू सो मच सर।